हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। सभी स्टूडेंट्स का उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं मैं पवन कुमार पारिक मेरे गणित की क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आगाज करेंगे रेखा गणित का महत्वपूर्ण चैप्टर। आपकी जो ज्योमेट्री है, आपको मालूम हो आपकी गणित की किताब में अलग अलग भाग है। सांख्या की है ना, सांख्या की है और सिंपल वास्तविक संख्या है, वो अलग पोर्शन हो गया। उसके बाद त्रिकोणमिति है और ये जो है ज्यामिति का चैप्टर है त्रिभुज। ठीक है, आज हम इसका आगाज करेंगे और ये पूरा चैप्टर जो है लगभग समरूपता पर डिपेंड करता है। और समरूपता का आपने बेसिक जो है जिसे हम सर्वांग समता कहते हैं वो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो हमने सर्वांग समता पढ़ी थी, सर्वांग समता क्या होती है, उसके हमने कुछ नियम जाने थे और नियमों पर आधारित हमने क्वेश्चंस भी किए थे कि कैसे दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। आप सभी ने क्लास 9th में बहुत अच्छे से समझे थे। ठीक है, तो सर्वांग समता का जो सेकंड पार्ट है या पार्ट 2 या नेक्स्ट जो है सर्वांग समता की बात करें तो अब आता है समरूपता। ठीक है, क्या होती है समरूपता वो मैं बताऊंगा। ये चैप्टर जो है त्रिभुज की जो समरूपता होती है त्रिभुजों के अंदर, उस पर पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ज्योमेट्री का ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लंबा चैप्टर है, अच्छे से इसको समझना है। बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सर्वांग समता से शुरुआत करूंगा, पर पहले आप इन आकृतियों को देखो कि दैनिक जीवन में क्या चीज होती है सर्वांग समता, दैनिक जीवन में क्या होती है समरूपता, है ना। पहले डेली लाइफ की बात करेंगे, फिर त्रिभुजों पर फोकस करेंगे, है ना। हमें समरूपता और सर्वांग समता जो है किसके लिए पढ़नी है, त्रिभुजों के लिए। लेकिन पहले दैनिक डे टू डे लाइफ में भाई आप चलते फिरते कोई आपसे पूछ ले कि समरूपता क्या होता है, सर्वांग समता क्या होता है, तो आपको दैनिक जीवन में तो पता होना चाहिए कि ये चीज है। तो आपके सामने कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं, इन दोनों को देखिए आप हूबहू सेम दिख रहे हैं। हूबहू का मतलब ये हुआ आप इस पोस्ट कार्ड को इस पोस्ट कार्ड पर रख दो या इस पोस्ट कार्ड को इस पर रख दो, दोनों एक दूसरे को हाइड कर लेंगे, छिपा देंगे। यानी एक इसको इस पर अध्यारोपित करो, अध्यारोपित यानी एक के ऊपर आप ये रखो तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, है ना। आ रही बात ने। इसी तरह यहां पर आप इन दो ब्लेड्स को भी देखिए, इस ब्लेड को इस ब्लेड के ऊपर या इसे उठाकर इसके ऊपर रखते हो तो दोनों ब्लेड एक दूसरे को अच्छे से छिपा लेगी, यानी अध्यारोपित करने पे पूर्णतया ढक लेगी। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लेकर आया ना, ये है सर्वांग समता के उदाहरण। सर्वांग सम ज्यामितीय आकृतियां पढ़ेंगे, उससे पहले मैं सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है ना। सर्वांग सम आकृतियां वे वस्तुएं या वे आकृतियां जो एक दूसरे को अध्यारोपित करने पर, एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर पूरी तरह से ढक ले, एक दूसरे को छिपा दे, उन्हें हम कहते हैं सर्वांग सम आकृतियां। और ये जो पोस्टल कार्ड आपको दिख रहे हैं, ब्लेड्स दिख रही है, पूर्णतया सर्वांग सम है। इन देखो ये भी जिस जैसा इसका आकार है नहीं, जैसा इसका रूप है वैसा ही इसका है और दोनों का माप भी बराबर, जितने ये लंबा उतना ये लंबा, जितना ये चौड़ा उतना ही चौड़ा, दोनों आयताकार है, दोनों का रूप बनावट सब कुछ समान है, माप भी समान है। ऐसा नहीं है कि ये पोस्टल कार्ड बड़ा है ये छोटा है, दोनों का माप मेजरमेंट्स भी इक्वल है। इसी तरह यहां ब्लेड्स की बात करें एकदम सही से, देखो यहां से इसको कट दे रखा है तो सेम कट यहां पर इसको भी दे रखा है, सेम टू सेम हूबहू दिख रही है। इनकी बनावट यानी रूप भी समान है और माप देखो, जितनी इसकी लंबाई उतनी ही इसकी लंबाई, इस ब्लेड की जितनी चौड़ाई उसकी भी इतनी, यानी एक दूसरे को ढक लेंगे। यदि एक बड़ी होती ब्लेड और एक छोटी होती तो ढक नहीं पाती, है ना। आ रही बात ने, ये एक दूसरे को पूरी तरह छिपा लेगी, इन्हें कहते हैं सर्वांग सम आकृतियां। अब आप इन्हें देखिए, जैसे इन कार्स को देखिए, है ना, ये कार और ये कार बहुत बड़ी है, ये कार छोटी, लेकिन देखने में देखो आप दोनों का रूप समान है, दोनों की बनावट समान है, रूप दोनों का समान है, लेकिन माप अलग अलग है। ये कार बड़ी है, ये कार छोटी है। आ रही बात ने, इनके अंदर क्या हो रहा है, रूप जो है स्टूडेंट समान है लेकिन माप अलग अलग है, लेकिन इनके अंदर रूप दिखने में भी एक जैसे, माप भी एक जैसे, है ना। तो इन दोनों की बात करें स्टूडेंट्स, है ना, इन दोनों की हम बात करें तो यहां आपको क्या फोकस करना है, ध्यान से सुनना। इन दोनों की बात करें हम तो यहां, ठीक है, इन दोनों की बात करें तो इन्हें हम क्या कहेंगे, जैसे मैं नंबरिंग दे दूं प्यारे विद्यार्थी, इसको नंबरिंग 1, इस फोटो को सेकंड नंबर दे दूं, इस फोटो को मैं थर्ड नंबर दे दूं और इस फोटो को फोर्थ दे दूं, है ना। तो ये चार मेरे पास शेप्स है, इनमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, आकृति या चित्र की बात करें, चित्र संख्या चित्र 1 एंड कौन सा थर्ड में,
चित्र 1 और 4 के अंदर देखिए, पहला चित्र और चौथा चित्र, चित्र संख्या 1 और 4 में आप क्या क्या देख रहे हो स्टूडेंट? आप देख रहे हो इनका रूप, रूप यानी दिखने में, रूप यानी बनावट जिसे हम कहते हैं, बनावट भी समान है, बनावट समान, तथा बनावट समान, और माप, माप यानी लंबाइयां चौड़ाइयां वो भी समान है, माप भी क्या स्टूडेंट? समान है, रूप भी समान और माप भी समान, ठीक है। लेकिन हम बात करें चित्र संख्या सेकंड, चित्र नंबर 2 एंड चित्र नंबर 3 की, चित्र 2 और 3 में, सेकंड और 3 में आप देखिए इनका रूप समान है, कार्य दोनों एक जैसी है, रूप यानी बनावट जिसे आप कह सकते हो, आकार कह सकते हो, वो समान है, लेकिन माप अलग अलग है, समान है और तथा और माप क्या है? अलग अलग है, समान नहीं है। माप कैसे हैं? असमान है। आप ध्यान पूर्वक देखिए, है ना, मैंने कहा चित्र सेकंड और 3 में, आप सेकंड में भी देखिए, ये डॉगी और ये डॉगी दोनों हूबहू दिख रहे हैं ना, बस ये बड़ा डॉगी है, ये छोटा डॉगी है, भाई ये दोनों डॉगी है ना, ये बड़ा है और ये छोटा, बाकी हूबहू दिख रहे हैं, सेम इनके देखो कान, मुंह, आंख, पैर, पूंछ सब कुछ समान है, लेकिन एक डॉगी बड़ा है, एक डॉगी छोटा है ना। तो सेकंड और 3 के अंदर आप क्या देख रहे हो? ये जो वस्तुएं, चाहे कोई भी कार हो, डॉगी हो, ये इनका माप अलग अलग है, लेकिन बनावट दिखने में एक जैसे हैं। और फर्स्ट और फोर्थ में हमारे स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं? दिखने में भी एक जैसे और माप भी समान, और हूबहू जिसे हम हूबहू कह सकते हैं ना, दिखने में भी एक जैसे और माप भी समान, इसका मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित कर लोगे ना तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे, लेकिन ये नहीं ढक पाएंगे। यारी बात नहीं, ये कार जो है ना, आगे वाली जो छोटी कार है वो भी उसके जितनी बड़ी होती तो पीछे वाली कार नहीं दिखती है ना, दोनों हूबहू होती तो आपको आगे से इधर देखते एक ही कार दिखती, पीछे वाली नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे, एक सेम टू सेम माप की होती है ना। तो ये जो वस्तुएं हैं जो असमान माप की है, ये एक दूसरे को ढक नहीं सकती, लेकिन ये ढक लेगी। इन्हें हम अब देखना, ये जो है ना प्यारे विद्यार्थी, जो पहला केस है ना, जहां मैं कह रहा हूं कि रूप यानी बनावट भी समान और माप भी समान, इन्हें क्या कहते हैं? सर्वांगसम। क्या कहते हैं? सर्वांगसम आकृतियां। ये होता है सर्वांगसम आकृतियां। अब समझ में आ गया सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है? क्लियर है। और ये जो दूसरा केस मैंने बताया जिसके अंदर आप कह रहे रूप समान है, रूप समान है और माप असमान है प्यारे विद्यार्थी, इसे इन्हें हम समरूप आकृतियां कह सकते हैं, इन्हें हम समरूप आकृतियां कह सकते हैं। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, रूप देखो, समरूपता के अंदर केवल आपको रूप देखना है। समरूपता जहां भी मैं वर्ड यूज करूं, समरूप का मतलब ही क्या है? रूप समान होना। सर्वांग सम का मतलब है सर्व अंग समान, दिखने में माप सब कुछ समान होना चाहिए, लेकिन समरूप के अंदर आपको केवल रूप देखना, माप देखने की जरूरत नहीं है। माप बराबर हो या माप बराबर नहीं हो, सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं, समरूपता के अंदर केवल आपको रूप देना है, माप बराबर हो, माप समान हो, असमान हो, उसका आपको देखना ही नहीं हो तो भी बढ़िया, नहीं हो तो भी बढ़िया, आपको देखना रूप समान है तो उन्हें क्या कहेंगे? हम समरूप कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स की बात कहूं प्यारे विद्यार्थियों, ये जैसे दोनों मैंने आपको कहा ना, इन दोनों को आपने सर्वांगसम कहा, इन्हें हम समरूप भी कह सकते हैं। ये जो पहला केस है आपने जान लिया कि सर्वांगसम तो है, ये सर्वांग सम तो है, लेकिन समरूप भी है। कैसे समरूप है गुरुजी ये बताओ? ये समरूप इसलिए है, समरूप में केवल हमें रूप देखना है ना, समरूप में रूप देखना, इसका भी रूप आयताकार, इसका भी आयताकार, देखने में तो एक जैसे है ना, माप हमें देखना ही नहीं, माप मुझे पता है बराबर हो बराबर नहीं हो हमें नहीं देखना, रूप तो समान है। इसी तरह यहां पर देखिए, ये केवल क्या है स्टूडेंट? सर्वांग सम नहीं है, समरूप है। सर्वांग सम में माप भी समान होने चाहिए। अब रूप, समरूप में तो केवल रूप देखना, ये भी डॉगी, ये भी डॉगी, कान, नाक, नाप सब समान है, बस बड़े हैं छोटे इसका जिक्र ही नहीं करना, तो ये भी समरूप। तीसरे केस की बात करें, सर्वांगसम तो होंगे नहीं, सर्वांगसम मतलब हूबहू है ना, इनके माप क्या है? अलग अलग है, लेकिन रूप समान है। रूप कैसे? आप देख लीजिए, सेम जो कार इसका शेप है ना, सेम शेप इस कार का भी है, दोनों कार का जो शेप है, बनावट है, लुक है, वो एज इट इज कॉपी है ना। यहां देखिए, यहां सर्वांगसम भी है। सर्वांगसम कैसे आप देख रहे हो? सर्वांगसम में आपको दो चीजें देखनी होती, दिखने में भी और माप भी। तो दिखने में भी एक जैसे डिजाइन वगैरह है, और माप देख लो, जितनी ये लंबी उतनी है, जितनी ये चौड़ी उतनी है ना, तो ये सर्वांगसम है। और ये समरूप भी है स्टूडेंट। समरूप क्यों? क्योंकि रूप देखना है ना भाई, सर्वांगसम के अंदर 2 पॉइंट देखने होते हैं
और जो चीज सर्वांग सम, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो वस्तुएं, जो आकृतियां सर्वांग सम है वो सारी के सारी समरूप भी होगी, है ना। ये दोनों सर्वांग सम थे तो ये समरूप भी है, क्योंकि समरूपता में केवल रूप ही देखना है, बनावट देखनी है, माप हमें देखना ही नहीं। माप अलग अलग हो तो भी समरूप, माप समान हो तो भी समरूप, ये पॉइंट आपको ध्यान देखना है, ठीक है। तो आपको समरूप आकृतियां और सर्वांग सम आकृतियां बता दी। अब मैं कुछ और डायग्राम्स भी आपके सामने लेकर आया हूं, इन्हें भी आप देखिए। ये देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे ये पंचभुज और ये पंचभुज, ये पंचभुज बड़ा है, ये पंचभुज छोटा है, लेकिन दिखने में इनका आकार कैसा है, बनावट कैसे है, दोनों ही पंचभुजाकार है। ये भी पंचभुजाकार, ये भी पंचभुजाकार, बस ये बड़ा है ये छोटा है, तो रूप तो समान है ना। जहां केवल हमें रूप देखना है वो क्या होते हैं, समरूप। तो ये दोनों समरूप है। इसी तरह ये हार्ट देखिए, ये हार्ट यानी दिल, ये दिल बड़ा है, ये दिल छोटा, हार्ट ये बड़ा है और ये छोटा, लेकिन दिखने में एज इट है ना। वैसे हम ताश खेलते हैं, ताश में पान का पत्ता है ना, ऐसा तो नहीं ये पान का है और ये ईंट के, दोनों ही पान के पत्ते की तरह है। तो ये जो है हमारे कैसे हैं स्टूडेंट, समरूप है ना। ये क्या है जी, समरूप है। रूप देखना है केवल। यहां आप देखिए, ध्यान से सुनना, यहां देखिए आप पहले सर्वांग समता की बात करें तो ध्यान पूर्वक देखिए, ये पंचभुज और ये पंचभुज बिल्कुल एज इट इज है, देख लीजिए। ये है भी दोनों पंचभुज और माप भी समान है, बस इनकी स्थिति बदल दी। आप इस पंचभुज को, पहले पंचभुज को पलट दोगे, इसके ऊपर रखोगे, बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेंगे, बस स्थिति बदल दी है ना। स्थिति बदल सकते हैं ये, या ऐसे समझ लो ये जो सेकंड नंबर पंचभुज है इसको आप उल्टा करके इस पे रख दो, ये दोनों एक दूसरे को आराम से ढक लेंगे, कहीं समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो इनका माप भी समान है और माप भी समान और रूप तो दोनों का पंचभुजाकार है। तो ये सर्वांग सम भी है और समरूप भी है, सर्वांग सम भी है और क्या है स्टूडेंट, समरूप भी है। सर्वांग सम तथा समरूप दोनों है। क्यों है सर्वांग सम, ये पता लग गया। सर्वांग सम में आपको दो कंडीशन देखनी, रूप तो दोनों ही पंचभुजाकार है, माप बिल्कुल इनकी जितनी प्रत्येक भुजा की माप उसकी भी यही है, बस स्थिति बदल गई, उलट के रख दिया, ठीक है। इसी तरह इन दोनों गेंदों को देखिए, ये भी गोलाकार, ये भी गोलाकार, तो रूप समान और माप भी बराबर आपको दिख रहा होगा। जितनी इसकी त्रिज्या आपको नजर आ रही होगी उतनी इसकी त्रिज्या नजर आ रही, ऐसा नहीं है कि एक बड़ी एक छोटी है। तो ये दोनों जो आपको दिख रही गेंद, ये सर्वांग सम भी है। अब समरूप क्यों है, क्योंकि दोनों ही गोलाकार है, माप तो देखना ही नहीं, माप बड़ा छोटा हो कुछ नहीं, बस रूप समान है तो हर आकृति समरूप होगी। और एक पॉइंट ये भी निकल के आ रहा है, जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होती है सारी के सारी समरूप भी होती है, लेकिन सारी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। और डिटेल में इस पर जानेंगे। यहां देखिए आप दो कछुओं को, तो पहले केस की बात करें, केस नंबर इधर 1, केस नंबर 2 की बात करिए। यहां देखिए दोनों कछुए ना सर्वांग सम है। कैसे, इन दोनों कछुओं का देख लीजिए जो साइज है दोनों कछुओं की एकदम बराबर है भी दोनों कछुए है ना, 4 पैर इसके भी इसके, तो रूप तो समान है लेकिन माप भी समान है। केवल ये कछुआ थोड़ा उछल रहा है, इसकी स्थिति जो है बदली है। आप ऐसा मत सोचना कि सर इसको इसके ऊपर रखेंगे ढकेंगे नहीं, बस ये थोड़ा उछल रहा है, स्थिति थोड़ी इसने बदली है, लेकिन इनका माप देख लो, जितना ये लंबा चौड़ा इसकी सब बराबर दिख रहा है ना। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कछुए कैसे हैं, सर्वांग सम है, केवल ये थोड़ा जमीन से उठा है, उछल रहा है। लेकिन इस सेकंड केस में देखिए आपको आंखें धोखा नहीं देगी, ये कछुआ छोटा है और ये कछुआ बड़ा है ना। तो ये तो हम सीधा देखते ही बता सकते हैं, लेकिन दोनों है क्या, कछुए। देख लो सेम पूंछ, मुंह, 4 पैर, सब कुछ आपको दिख रहा है, यानी दोनों का रूप समान है, दिखने में दोनों कछुए, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। ये जो है ये किसके अंदर आएगा, समरूप के अंदर, और ये क्या आएगा, सर्वांग सम के अंदर आएगा, ठीक है। माप भी समान है। अब आपको कोई पूछे क्या ये समरूप भी है, बिल्कुल समरूप तो ही है, दोनों ही कछुए हैं, है ना। बस माप बराबर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सर्वांग सम और समरूप दोनों है, ठीक है। ये सर्वांग सम और समरूप दोनों है। जो सर्वांग सम है वो तो हमेशा समरूप है ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिभुजों के अंदर सर्वांग समता, जो आपने 9th में पढ़ा है। फटाफट थोड़ा रिपीट करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा पूरा पॉइंट समरूपता है।
तो आपने त्रिभुजों के अंदर सर्वांग समता पढ़ी थी। तो सर्वांग सम आकृतियां दैनिक जीवन में क्या होती वो मैंने बता दिया, जो दिखने में पूरी हूबहू कॉपी हो। कॉपी होने का मतलब है रूप यानी माप, रूप यानी बनावट भी समान। सेकंड पॉइंट आता है मेजरमेंट यानी माप भी समान, तो उन्हें कहते हैं सर्वांग सम आकृतियां। अब त्रिभुजों में सर्वांग समता क्या हो जाएगा कि ऐसे दो त्रिभुज दो त्रिभुज, तो ये ऐसे दो त्रिभुज जिनकी माप बराबर हो, है ना, जो एक दूसरे को अध्यारोपित करने पर पूर्णतया ढक ले, छिपा दे, उन्हें हम सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। ये डेफिनेशन यहां लिखी हुई है कि यदि वे दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं यदि वे आकार और माप, आकार मतलब रूप, है ना, आकार का यहां रूप या बनावट भी आप कह सकते हैं, रूप या बनावट भी कह सकते हैं। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कहलाएंगे, जब रूप तो ही है त्रिभुजाकार और माप में क्या हो, समान हो। या दूसरे शब्दों में कह दो, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर इस प्रकार अध्यारोपित किया जाए कि वह त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह ढक ले। यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखे जाने पर, अध्यारोपित करने पर एक दूसरे को ढक रहे हैं, तो वो त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो ये सर्वांग समता आपने अच्छे से पढ़ी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वांग समता के आपने 5 नियम भी पढ़े थे, याद आ रहे हैं तो मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए। यहां पर आप ध्यानपूर्वक इसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला नियम होता है ट्रिपल एस, भुजा भुजा सर्वांग समता। आपके पास दो त्रिभुज होते हैं, अब देखो इस त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हो संगत तीनों ही भुजाएं बराबर। इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं यहां पर भी नजर आ रही है, संगत भुजाएं बराबर है तीनों, तो एस 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 यानी भुजा 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 सर्वांग समता होता है। सेकंड नियम की बात करें तो ध्यानपूर्वक सुनना, ए ए एस सर्वांग समता। ठीक है, ए ए एस, सेकंड यहां से आ जाओ। ठीक है, यहां पर पहला ये हो गया, दूसरा यहां देख लीजिए एस ए एस सर्वांग समता, यानी एक भुजा मध्य वाले की जगह हमने कोण डाल दिया। तो यदि आपके पास दो त्रिभुज नजर आए, देख लीजिए इसकी ये भुजा इसके संगत है, यानी इन दोनों का माप बराबर, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5। इसी तरह ये दोनों क्या है, ये भुजा भी आपस में बराबर है और इनके मध्य का कोण, जो भुजाएं आपको ज्ञात है ना, इस तीसरे के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो यहां जो दो दी इनके बीच का कोण यही है, यहां जो दो दी इनके बीच का कोण ये है। तो यदि ये कोण भी बराबर है तो फिर आप क्या कह सकते हो कि इस त्रिभुज को ये पूरी तरह ढक लेगा, यानी दोनों त्रिभुज एक दूसरे को छिपा सकते हैं। तो इस नियम को कहते हैं एस ए एस, क्योंकि दो भुजाओं के बीच कोण है। अगला होता है ए एस, जैसे यहां दो भुजाओं के बीच कोण था तो यहां पर दो कोणों के बीच भुजा है। तो यहां आपने देखा ये कोण मान लीजिए इसके बराबर है, ये वाला कोण जो है मान लीजिए इसके बराबर है, और इन दोनों के अंतर्गत यानी इन दोनों कोणों के बीच में जो भुजा आ रही है वो भुजा, और इन दोनों कोणों के बीच में जो भुजा आ रही है वो यदि समान है तो हम कहते हैं ए एस ए सर्वांग समता। ये सब आपने 9th में डिटेल में समझ चुका है, डिटेल में पढ़ा है। मैं केवल आपको ऊपर का बेसिक नॉलेज दे देता हूं ताकि हम जब 11th ये छठे पार्ट में समरूपता पढ़ेंगे वहां कहीं सर्वांग समता का नियम लगा तो आप नहीं आए, ऐसा मैं नहीं चाहता, है ना, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगला यहां देखते हैं स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक सुनना। यहां देखिए आप, ये देखिए ए ए एस, यानी ये कोण और ये कोण है ना, ये इसका मान लीजिए ये कोण इसके बराबर है और ये वाला मान लीजिए इसके बराबर है। अब देखो कोणों के बीच की भुजा नहीं आ रही, ये भुजा और ये भुजा का कोई जिक्र नहीं है ना, वो तो ए से होता है। अब देखो कोण कोण के बाद की भुजा आ रही, यहां भी कोण कोण के बाद की भुजा आ रही है, तो ये होता है डबल ए एस नियम, कोण कोण फिर भुजा, कोणों के बीच की नहीं है, कोणों के अंतर्गत भुजा नहीं, उनसे परे भुजा है। अगला होता है आरएचएस, वो लगता है समकोण त्रिभुज में जहां पर 90 डिग्री कोण दोनों ही त्रिभुजों में दिखना चाहिए, 90 के सामने वाली कर्ण और यहां भी 90 के सामने वाली कर्ण भुजा दोनों त्रिभुजों में समान होनी चाहिए। और तीसरा होता है एस, एस मतलब कोई अन्य भुजा, कर्ण के अलावा अन्य दो भुजाएं आप जानते हो लंब और आधार, तो कोई भी दो भुजाएं जो 90 डिग्री को बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं वो भी कोई एक बराबर होनी चाहिए। यहां पर ये भुजा इसके बराबर, इसका मतलब आरएचएस सर्वांग समता लगेगी। तो आरएचएस में उलझना नहीं है, आरएचएस में एक 90 डिग्री कोण होना चाहिए, एक कर्ण तो होना ही होना चाहिए और अन्य कोई भुजा, आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनियस जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं, एस मतलब साइड कोई अन्य भुजा। तो ये 5 नियम आपने सर्वांग समता के पढ़े थे,
है ना। इनका थोड़ा बहुत नॉलेज इसलिए दिया ताकि कहीं आप चैप्टर में अटको नहीं। अब बात करते हैं समरूपता की प्यारे विद्यार्थियों। क्या होती है समरूपता? यदि दो त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं? यदि वे आकार में समान हो लेकिन कोई आवश्यक नहीं हो कि उनके माप भी समान हो, है ना। तो ध्यान पूर्वक सुनना, मैं यहां पर आपके सामने 3 त्रिभुज बनाता हूं, है ना। ठीक है, आप ध्यान पूर्वक देखिए, 3 त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3। ठीक है, इन दोनों तीनों को आप देखिए। तो हम पहले की तुलना त्रिभुज नंबर 1 और सेकंड की तुलना करेंगे, फिर 1 नंबर और 3 नंबर की तुलना करेंगे। पहले त्रिभुज की इन दोनों से तुलना करता हूं। तो पहले इन दोनों की तुलना करूं यदि, तो आप देखिए ये त्रिभुजाकार है, ये भी त्रिभुजाकार है ना। दोनों जो चित्र दिख रहे हैं, चित्र नंबर 1 और 2, दोनों में जो आकृतियां आप सभी को पता है, बंद 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज है। तो ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, तो माप हमें देखना ही नहीं है, रूप देख लो, ये भी त्रिभुजाकार, ये भी त्रिभुजाकार। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है ना, ये दोनों स्टूडेंट समरूप है। यहां आ जाइए, अब बात करें पहले और तीसरे की। तो आपको दिख रहा होगा जितना बड़ा ये त्रिभुज है उतना ही ये बड़ा है ना, मैंने ही बनाया। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समान माप का है, भी दोनों त्रिभुजाकार और माप भी समान है। ये दोनों तो क्या थे? बड़ा और छोटा, ये दोनों बराबर है। तो स्टूडेंट बराबर है तो भी क्या होंगे? समरूप होंगे। आ रही बात समझे? समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? कि समरूप त्रिभुज उन्हें कहते हैं जो आकार में नहीं, बनावट समान होनी चाहिए, बस त्रिभुज होने चाहिए, है ना। अब त्रिभुज बड़ा हो छोटा उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि ये नहीं है, ये पहला और दूसरे की बात करें तो भी समरूप, पहला और तीसरे की बात करें तो भी समरूप। बस ये चीज याद रखना, पहला और तीसरा जो समरूप के अलावा सर्वांग सम भी है। ये दोनों सर्वांग सम क्यों है? क्योंकि दिखने में भी त्रिभुजाकार है और माप भी मैं कह रहा हूं दोनों का समान है। यानी इस त्रिभुज को उठा के इस पर रखोगे तो दोनों ढक भी लेंगे। ठीक है, तो समरूपता में भले ही माप बड़े हो, माप समान हो, माप असमान हो, बस रूप आपको देखना है, आकार देखना है, भाई त्रिभुजाकार है या नहीं है, बनावट देखनी है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? त्रिभुजों की सर्वांग समता। ये चीज, सॉरी, त्रिभुजों में समरूपता, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब त्रिभुजों में समरूपता के लिए नियम ध्यान पूर्वक सुनना भाई। त्रिभुजों के अंदर समरूपता के नियम जानने बहुत जरूरी, बहुत आपको भाई पता तो होनी चाहिए ना। आपके पास 2 त्रिभुज है तो समरूप है, तो क्यों है, कैसे पता लगेगा 2 त्रिभुज आगे समरूप है या नहीं, है ना। तो ध्यान पूर्वक देखना, जैसे हमने सर्वांग समता में 5 नियम जाने थे, आप सभी को पता हो, ट्रिपल एस, SAS, ASA, AAS और RHS। तो यहां पर इतने नियम नहीं, केवल 3 नियम है, वो आप लोगों को जानने हैं। यहां पर 3 नियम कौन से मैं यहां लिख देता हूं। पहला नियम है AAA, या जिसे हम AA भी कहते हैं, अभी बताऊंगा, ये समरूपता की नियम है। और दूसरा है स्टूडेंट SSS समरूपता, और तीसरा है स्टूडेंट्स आपके SAS। ये 3 आपके समरूपता में पढ़ने हैं नियम। ठीक है, 3 नियम आपको पढ़ने हैं। पहला नियम जो है उसके अंदर 2 भाग है, AAA या AA, क्या है सुनाऊंगा अभी। ये पहला नाम है कौन समरूपता या डबल कौन समरूपता, भुजा समरूपता, और तीसरा है भुजा समरूपता। तो पहला नियम हम जानते हैं क्या होता है, ध्यान पूर्वक पहला नियम हम इसे अच्छे से जानेंगे। तो पहले नियम की बात करें, पहले नियम में क्या है, कौन में मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज ये बनाया, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ऐसे बनाया। देखो आप खुद देख लो, बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, मैं खुद कह रहा हूं और दिखने में और छोटा बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, है ना। तो ये आपके सामने 2 त्रिभुज है, ये बड़ा है और ये छोटा है। अब इनके कोण में बना देता हूं, मान लीजिए 70, 60 और 50। ठीक है, 50, 60 और 70। ठीक है, मैं इनके कोण बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आपके पास 2 त्रिभुज है। अब ध्यान से देखिए, यहां जो 3 कोण मौजूद है, देख लो 70, 60, 130 और 50, 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो वो चीज मैंने ध्यान में रखे ही बनाए।
अब यहां पर आप देखिए, यहां पर 60-70 डिग्री कोण है तो यहां पर भी मौजूद है, ध्यानपूर्वक देखिए। यहां 60 है तो यहां भी 60 है, यहां 50 है तो यहां 50 है, कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, इस त्रिभुज के जो तीनों कोण थे वो के वो कोण इस त्रिभुज में भी नजर आ रहे हैं, भले ये छोटा हो लेकिन ये तीनों कोण कहीं ना कहीं इस त्रिभुज में भी नजर आ रहे हैं। तो आपको कह देना है ये दोनों त्रिभुज क्या है जी, समरूप है। और समरूप जब होते हैं तो ये चिन्ह बनाना है, आपको याद रखना है। ये जो चिन्ह मैंने बनाया है सर्वांग समता को तो आप सब जानते हो, ये होता है बराबर, उसके बाद ये उल्टा टेढ़ा एस बनाना, समरूपता में केवल ये चिन्ह बनाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, बस यही पहला नियम है कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण किसका दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, संगत कोणों के बराबर हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। अब इनका नाम कैसे लिखेंगे वो भी सुनना, जैसे हमने सर्वांग समता का नाम सीखा था उसी तरह इनका भी है। इसका नाम मान लीजिए PQR है, तो इन्हें कैसे कहेंगे, ध्यानपूर्वक सुनना स्टूडेंट अच्छे से। देखिए यहां पर मान लीजिए मैंने इसका नाम त्रिभुज ABC लिया, मैंने इसका नाम क्या लिया, त्रिभुज ABC लिया। तो मैंने यहां पर ABC ऐसे चक्री चला दी, ठीक है। तो A पर 70 आ रहा, B पर 60 और C पर 50, तो यहां लिख देता हूं 70, फिर मैंने 60 लिया, फिर 50 लिया ना, 70 60 50। तो यहां पर भी हमें 70 से स्टार्ट करना है, फिर 60 फिर 50, तो 70 60 50। तो आपको चक्री ऐसे चलानी पड़ेगी, 70 के बाद 50 पे नहीं जाना, 70 के बाद 60, 60 पे 50। तो 70 के 60 50 चलते हैं, तो क्या क्रम आ रहा, R फिर P फिर Q, तो इसका नाम होगा त्रिभुज RPQ। क्लियर है, ये साइड में लिख देता हूं। तो आप ध्यानपूर्वक देखो मैंने क्या ट्रिक बताई है, यदि इसका नाम किसी ने कहा ABC ही लेना है तो 70 60 50 आएगा, और 70 60 50 यहां फॉलो करोगे तो नाम क्या हो जाएगा भैया, 70 60 50 की बात करोगे तो RPQ होगा। अब जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स यही नाम हो, जरूरी नहीं है यही नाम हो, उसके अलावा किसी ने कह दिया नहीं सर हमें तो PQR नाम लेना है, मुझे इनका नाम PQR लेना है, तो फिर मैं क्या करूं सर, तो PQR यदि लेना है तो फिर इसका नाम क्या लें, ऐसे तो नहीं है कि ABC ले लें, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, क्रम देखना है, PQR चलते हो तो P के बाद Q, Q के बाद R, तो बन रहा है 60 50 और 70, यही क्रम बन रहा है। तो यहां भी 60 50 और 70, तो बनेगा BCA 60 50 70, तो ये नाम हो जाएगा BCA, ठीक है। और यहां आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप होने के बाद इनके नाम काफी क्रमों से आप लिख सकते हैं, मैंने अलग अलग क्रम से, है ना। इसका नाम कोई CBA लेगा तो इसका नाम और कुछ बदल जाएगा, इसका नाम कोई QPR लेगा तो फिर इसका नाम कुछ चेंज हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि संगत शीर्ष कौन से। हम देखें तो ध्यान से देखो, A के संगत शीर्ष R है, B के संगत P है और C के संगत Q है। आप यहां भी देख लो A के संगत R, तो ये देख लो A के संगत R है ना, थर्ड नंबर पे A, थर्ड नंबर पे R। B के संगत P है तो यहां भी देख लो B के संगत P है, C के संगत Q है तो यहां भी Q है। तो कोई भी नाम आप किसी भी क्रम में लिख लो, गड़बड़ी नहीं होगी आप यदि सही क्रम से लिखते हो। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए स्टूडेंट, समरूप हो गए। क्लियर है, ये है पहला नियम, ठीक है। अब ये जो इस नियम को क्या कहेंगे, जब ये दो त्रिभुज आपने क्या कहा कि इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, यानी इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीन संगत कोणों के बराबर है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर 70 है तो यहां भी सर 70 आना चाहिए, यहां लेफ्ट में 60 है तो यहां भी 60 आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। पर यह ध्यान रखना है कि इस त्रिभुज के तीनों कोण कहीं ना कहीं इस त्रिभुज में नजर आ जाए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाएंगे। और नाम आपको कैसे लिखना है, एंगल्स को देखते हुए लिखना है, ठीक है। तो A के संगत शीर्ष कौन है स्टूडेंट्स, R है, 70 70। 60 कहां पे था, B पे, तो यहां 60 P पे, B के संगत P हो गया। और 50 यहां शीर्ष C पे है, यहां 50 Q पे है, तो C के संगत शीर्ष Q हो गया, ठीक है। और ये नियम आपके लिए क्या लगाओगे, ये नियम जो है स्टूडेंट्स कहलाएगा AAA समरूपता या AAA समरूपता कसौटी, ठीक है। समरूपता नियम को कसौटिया भी कह सकते हो। तो ये AAA नियम समझ में आ गया, ठीक है। अब इसे कभी कभार AA भी कह देते हैं। कैसे AA, ध्यान से सुनना, मैं AA से बता रहा हूं,
डबल ए नियम क्यों कहते हैं, है ना, हम इसे कौन 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 कहते हैं, लेकिन कभी कभार डबल ए नियम क्यों कहते हैं सुनना, डबल ए नियम का क्या लॉजिक है वो भी सुनना, है ना। आपके पास ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है और एक कोई मान लीजिए ये बड़ा सा त्रिभुज है, दो आपके पास त्रिभुज है, ठीक है। इसका कोण मान लीजिए ये है मान लेते हैं 40 डिग्री है, ये मान लीजिए 80 डिग्री है, ओके, और ये 60 डिग्री है ना। मैं एग्जाम्पल मन से ले रहा हूं, ठीक है। इसका मान लीजिए, सॉरी 3 नहीं मानने, 2 ही मानने, है ना, इसको ये, ठीक है। तो 40 और 80 मान लेते हैं। यहां पर भी मैं क्या करता हूं, ये मान लेता हूं 40 और ये मान लेता हूं 80। आपके पास अब देखिए दो त्रिभुज है, ध्यान पूर्वक देखना, आपके पास यहां दो त्रिभुज है और दोनों ही त्रिभुजों में दो दो कोण ही मौजूद है। यहां इस छोटे त्रिभुज में भी 40 और 80, बड़े त्रिभुज में भी कहीं ना कहीं 40 और 80 है। तो यदि आपको दो त्रिभुज दिखे और दोनों में दो कोण बराबर नजर आए तो आप इनको क्या बता दो, समरूप बता दो। क्यों गुरुजी, क्योंकि आप देखो 40 और 80 120, तीसरा कोण 100% 60 ही होगा। यहां भी 40 और 80 120, तीसरा कोण क्या होगा, 60 ही होगा। अब तीनों कोण बराबर है, वो तो हमने ट्रिपल ए नियम पढ़ा, लेकिन हमें तीसरा नियम निकालने की जरूरत नहीं है। हमें पता ही है कि यदि दो त्रिभुजों के अंदर दो दो कोण बराबर है तो 100% तीसरा तो बराबर ही होगा, इतना अपना माइंड लॉजिक है। तो फिर तीसरा कोण निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल दो कोण आपको 40 40 80 80 बराबर दिख जाए तो भी आप क्या कह दो कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और नियम लगेगा डबल ए, कौन कौन समरूपता। क्लियर है जी, ये चीज भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई, है ना। तीन हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन केवल दो दो कोण भी कहीं पर बराबर हो तो 100% तीसरा तो बराबर होगा ही होगा, और इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कह देंगे, समरूप कह देंगे, ठीक है। अब इनका नाम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम XYZ है और इसका नाम मान लीजिए DE और F है, ठीक है। अब नाम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए त्रिभुज XYZ लिखना है तो यहां क्या नाम लिखेंगे। तो बस आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आसान है, ध्यानपूर्वक सुनना। यदि इसका नाम आप XYZ लेते हो, XYZ नहीं, आप ऐसे चलते हो 40, उसके बाद कोई कोण नहीं खाली है, उसके बाद 80, 40 खाली 80, तो यहां 40 के बाद ऐसे नहीं चलना, 80 आ जाएगा। 40 के बाद कोई कोण नहीं था, अज्ञात कोण, तो 40 के बाद वहां चलेंगे अज्ञात कोण, फिर 80, तो 40 यहां पर हम ऐसे चलेंगे 40 अज्ञात 80, तो नाम आएगा FDE। क्या नाम आएगा, त्रिभुज FDE नाम आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, यदि हम ऐसे चले XYZ तो यहां क्या हो गया, FDE नाम होगा, हमने चक्री घुमा दी उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब इसका नाम आप बदल सकते हो, इसका नाम DEF लोगे तो इसका कुछ और हो जाएगा, है ना। बस आपको ये याद रखना है, X के संगत शीर्ष F है, Y के संगत शीर्ष D है और Z के संगत शीर्ष E है, ये विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हमने ट्रिपल ए और डबल ए दोनों नियमों पर अच्छे से चर्चा कर ली कि तीन कोण बराबर नजर आए, संगत तीन कोण दो त्रिभुजों में बराबर हो तो भी समरूप, और दो कोण भी आपको कहीं दो त्रिभुजों में बराबर दिखे तो 100% वो समरूप होंगे। और यही ऊपर लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण जो है, त्रिभुज के दो कोण या तीन कोण भी हो सकता है, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों या तीन कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। दो की जगह तीन भी हो सकता है, तीन मतलब ये वाला ट्रिपल ए नियम, दो वाला मतलब डबल ए, है ना। दूसरे त्रिभुज के दो कोणों की जगह तीन कोणों भी हो सकता है ना। तो तीन कोण तो होते ही होते हैं, लेकिन आपने नई चीज क्या जानी कि केवल दो कोण भी बराबर हो जाए ना तो भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले नियम पर, बहुत अच्छा नियम है, ट्रिपल S भुजा 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 नियम। सर्वांग समता में क्या होता था कि दो त्रिभुज, ध्यानपूर्वक सुनना, सर्वांग समता में क्या होता था, मान लीजिए ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, सर्वांग समता की बात कर रहा हूं ना, इसके अंदर मान लीजिए 4 है, ये 5 है, ये 6 है, यहाँ ये मान लीजिए 4 है, ये 6 है और ये 5 है। सर्वांग समता में आप देखते थे कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 4 5 और 6, यहां पर भी कहीं ना कहीं 4 5 और 6 मौजूद है, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के कहीं ना कहीं बराबर है, तो आप क्या कह देते थे, सर्वांग सम है। लेकिन समरूपता में ऐसा नहीं है, समरूपता में जरूरी नहीं है, हमने क्या कहा कि समरूपता के अंदर त्रिभुजों का आकार बड़ा छोटा बराबर कुछ भी हो सकता है। तो समरूपता में क्या डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना इस ट्रिपल S नियम की। मान लीजिए मैंने ये एक त्रिभुज बनाया
और एक ये छोटा त्रिभुज बना है। अब ध्यान से सुनना, इस त्रिभुज की मैं भुजाएं लिख देता हूं 4, 6 और 5। इस त्रिभुज की सभी भुजाएं लिख देता हूं 2.5, 2 और 3। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं ABC। इस त्रिभुज को मैं ABC नाम दे देता हूं, ABC। इसको मैं नाम दे देता हूं PQR। अब यहां पर आप देखिए, ध्यान पूर्वक सुनना, ये आपके पास दो त्रिभुज है। तो यहां आप क्या देख रहे हो कि सर ये 4, 5 और 6, यहां 4, 5, 6 तो नजर नहीं आ रहा है। भाई 4, 5, 6 यहां नजर आ जाता तो फिर दोनों त्रिभुज समान माप के होते, सर्वांग भी होते, समरूप भी होते। लेकिन समरूपता में हमने क्या कहा, त्रिभुज बड़े छोटे भी हो सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे, आप देख लीजिए, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को थोड़ा ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि इस त्रिभुज की ये जो भुजा 2 थी, 2 का दुगुना 4 नजर आ रहा है, 3 का दुगुना 6 भी यहां नजर आ रहा है, और इस त्रिभुज की जो 2.5 सेंटीमीटर की भुजा है उसका दुगुना 5 भी नजर आ रहा है। यानी इस छोटे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो दुगुना मान होता है वो कहीं ना कहीं बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाओं में पता है आपको, है ना। तो ये चीज आप देख रहे होंगे, इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं थी, ध्यान से सुनना, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कहीं ना कहीं वहां नहीं है, लेकिन उनका दुगुना मान यहां पर है। हो सकता है तिगुना मान भी हो सकता है, 2 का तिगुना 6, 2.5 का तिगुना 7.5 7.5 और 3 का तिगुना 9 भी हो सकता था, है ना। तो यहां क्या है, अनुपात का संबंध आ रहा है। आप क्या देख रहे हो, अनुपातों में संबंध आ रहा है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दुगुना करने पर उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की मान आ रहे हैं। या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आधा कर दो, 4 का आधा 2 नजर आ रहा है, 5 का आधा 2.5 और 6 का आधा 3 नजर आ रहा है। या हम कह सकते हैं कि बड़े त्रिभुज को आधा कर दो, यानी बड़े त्रिभुज का आधा है ये छोटा त्रिभुज, या उल्टा बोल दो छोटे त्रिभुज का दुगुना है बड़ा त्रिभुज। हो सकता है तिगुना भी हो सकता है, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, यानी इनकी भुजाओं में कोई ना कोई अनुपात नजर आ रहा है। इसलिए प्यारे स्टूडेंट, इन्हें हम क्या कहते हैं, समरूपता। और कौन सी समरूपता, भुजा 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 समरूपता, SSS समरूपता। इनमें आप देखिए कैसे हैं, ध्यान पूर्वक सुना। ये देखिए ABC त्रिभुज और PQR, ये दोनों त्रिभुज क्यों हो गए समरूप, क्योंकि भुजाओं का अनुपात देख लीजिए बराबर है ना, 2:1 का है। भी कैसे, सुनना, पहले हम इनके नाम लिखते हैं, ध्यान से सुनना। और ये सुनना भाई, जरूरी है डबल का ही संबंध हो, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, 1.5 गुना भी हो सकता है ना। तो उसका नाम यदि मैं AB से लिखूं तो इसका नाम क्या होगा, सुनना स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। यदि आप उसका ABC कहते हो आप लोग, तो देखो ABC आप ऐसे चलते हो ABC, तो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 5, 4 के बाद, ठीक है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 5 आ रहा है। तो यहां देखिए 4 का आधा कौन है, 2 है, 6 का आधा कौन है, 3 है, और 5 का आधा क्या है, 2.5। तो आपको यदि आप 4, 6, 5 चल रहे हैं तो यहां चलना है 2, 3 और 2.5। तो 2, 3 और 2.5 है ना, 2 के बाद 2.5 पे नहीं आना, 2 के बाद 3 पे आना, तो ये नाम होगा 2 के बाद 3, 3 के बाद 2.5, तो RPQ है ना। त्रिभुज का नाम क्या होगा, RPQ होगा। क्लियर है। त्रिभुज ABC जो है स्टूडेंट्स किसके समरूप होगा, त्रिभुज RPQ के समरूप होगा। और नाम भी मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। और जरूरी नहीं है दुगुना हो, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है ना। हम 2 तरीके से बोल सकते हैं कि बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाओं का आधा कर दो तो छोटे त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त होगी, या उल्टा कि छोटे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का दुगुना करो तो बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिलेगी। इस केस में हो सकता है 3 गुना वाला भी केस हो, 4 गुना वाला। अब यहां भुजाओं का अनुपात कैसे है, सुनना। यहां संगत भुजाएं देखो, AB के संगत कौन सी है, RP है ना। AB के यहां लिख देता हूं, AB के संगत का ये चिन्ह होता है, आपको सब बेसिक बताया हुआ 9th में। AB के संगत RP, यानी AB 4 है, यहां RP भी 2 है। आप देख लो AB 4 है, यहां RP 2 है, यानी 4 और 2 का संबंध आ रहा है ना। उसके बाद देखिए BC की बात करें, BC के संगत है PQ। BC के संगत कौन सी भुजा है, PQ भुजा है। ठीक है, यहां BC 6 है, 6 का आधा देख लो 3 PQ है। अगला तीसरी भुजा बची AC, AC के संगत यहां कौन है, RQ। AC के संगत कौन सी भुजा है, RQ। आप देख लीजिए यहां AC 5 है, 5 का आधा 2.5 RQ है
है ना। तो ये भुजाएं संगत भुजाएं हो गई, आपको पता होना चाहिए संगत भुजाएं हैं। और संगत भुजाएं देखना, संगत भुजाओं का अनुपात देखना, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं कह रहा था ये संगत भुजाएं आ गई, कैसे आई, आपने त्रिभुजों को समरूप किया, उसके बाद 4 6 5, आप कैसे भी ले सकते, किसी कोई विद्यार्थी मान लीजिए ऐसे लेता 5 4 6, तो यहां फिर क्या लेना पड़ता, डाई से चालू होते, डाई 2 3, नाम QRP हो जाता, नाम के काफी मेथड्स हैं। ठीक है, अब मैं चीज कह रहा हूं वो सुनना, संगत भुजाओं का अनुपात लो आप, AB बट्टा RP लो आप, क्या आता चेक करो, AB के अंदर RP का भाग दो, तो AB भुजा 4 है और RP कितनी है, RP 2 है, 4 बट्टा 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बट्टा 1 आएगा। इसी तरह BC के अंदर PQ का भाग दो, BC बट्टा PQ, BC भुजा कितनी है, BC 6 है और PQ भुजा कितनी है, 3 है, तो 3 से 6 कटेगा, वापिस 2 बट्टा 1। अगला AC भुजा के अंदर उसकी संगत भुजा RQ का भाग दो, AC 5 है और RQ है 2.5, तो डाई एकम डाई, डाई का दुगुना 5 होता है, तो 2 बट्टा 1। यानी आप क्या देख रहे हो कि बड़े दोनों जो समरूप त्रिभुज है उसके अंदर संगत भुजाओं का अनुपात समान है, AB और RP संगत भुजाएं थी तो इनका अनुपात 2 बट्टा 1। BC और PQ भी संगत भुजाएं थी, संगत थी ना, नाम से देखा हमने, तो इनका भी अनुपात 2 बट्टा 1। और तीसरी AC और RQ भुजा, इस त्रिभुज की AC और इस त्रिभुज की RQ संगत भुजाएं थी, अनुपात 2 अनुपात 1 आप देख रहे हो। यानी आप क्या देख रहे हो, AB बट्टा RP जो है BC बट्टा ये और ये तीनों क्या है, बराबर है। और यही प्यारे विद्यार्थियों ट्रिपल एस नियम है, और जरूरी नहीं 2 बट्टा 1 आया, जैसे इस केस के अंदर जो मैंने भुजाओं के मान लिए, यहां 2 बट्टा 1 आया, हो सकता है 2 बट्टा 3, 2 बट्टा 3, 2 बट्टा 3 आ सकता, हो सकता है 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2 आ जाता, हो सकता 5 बट्टा 7, 5 बट्टा 7, 5 बट्टा 7 आता है ना, तीनों सेम होने चाहिए, एक भी गलत गड़बड़ आ गया तो फिर ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो यही ट्रिपल एस नियम है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती का मतलब यही है कि यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, हम कह रहे हैं ना कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, उसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, समानुपाती। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, आप देख रहे हो ना सभी संगत भुजाओं का अनुपात 2 अनुपात 1 आ रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, समानुपाती हो। तो यदि दो त्रिभुज में यदि संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यदि मैं RP बट्टा AB करता, जैसे मैंने AB के अंदर बड़े त्रिभुज की भुजाओं के अंदर छोटे त्रिभुज की भुजाओं का भाग दिया, यानी अंश के अंदर आप देख लीजिए बड़े त्रिभुज की भुजाएं हैं, आप देखो AB BC AC, यदि और हर के अंदर देखो छोटे त्रिभुज की भुजाएं हैं RP PQ या RQ, यदि मैं अंश के अंदर RP PQ और RQ रखता और हर के अंदर बड़े त्रिभुज की भुजाएं रखता तो यह अनुपात 1/2 1/2 और 1/2 आ जाता, तब भी बराबर होता। आ रही बात ने, वो आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, अंश में इसकी भुजाएं हर में इसकी भुजाएं, या चाहे अंश में इसकी भुजाएं हर की, है ना, लेकिन आपको देखना है कि अनुपात बराबर होना चाहिए, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये सेकंड नियम था और थोड़ा जटिल है, अच्छे से सुनना है, अनुपात याद रखना है, बराबर होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है दोनों बराबर होते तो अनुपात 1 अनुपात 1 1 अनुपात 1 हो, मान लीजिए इसकी 3 और 4 5 6 और यहां भी 4 5 6 होते तो 4/4 1/1, 5/5 1/1, 6/6 करते 1/1, तब भी अनुपात बराबर होता। अनुपात कुछ भी हो सकता है और यही नियम हो जाता है क्या, SSS, यानी दो त्रिभुजों के अंदर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, और इसी दूसरे नियम के साथ आज की जो है क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। एक तीसरा नियम और बचा है और इन्हीं नियमों पर आधारित जब हम प्रश्नावलियां करेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। तो आज हमने कंबाइंड बात करूं तो हमने बेसिक जाना कि समरूपता क्या होती है, सर्वांग समता क्या होती, क्या अंतर है, क्या इनके अंदर समानता है, और समरूपता के हमने 2 नियम आज हमने पढ़े, ट्रिपल एस और ट्रिपल ए, जिसे हम डबल ए भी कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।